अपना ओवरसीज ब्रांच ओपन किया है, अपना ओवरसीज ब्रांच ओपन किया है कहां पर? तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया, 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 लिख लीजिएगा, तंजानिया, तंजानिया में अपना ओवरसीज। अब आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई कितने आईआईटी ने अपना ओवरसीज ब्रांच ओपन किया, तो आपका आंसर आएगा दूसरी, अभी तो दो ही है फिलहाल, एक आईआईटी दिल्ली और एक आईआईटी मद्रास। मद्रास वाले ने तंजानिया में खोल लिया और दिल्ली वाला ने यूएई में खोल लिया, ठीक है ना, ये याद रखना आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आपको मान लो आपको आइडिया हो कि भाई अब पूछ ही ले, या फिर आप किसी से डिबेट हो तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल रेन सबसे पहले किस आईआईटी ने करवाया था, तो आईआईटी कानपुर ने। और किसके साथ मिलकर पहली ट्रायल किया है, जो सक्सेस नहीं रहा, तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो ये सारी चीजें आईआईटी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में। ये कौन सी देवी जी हैं? ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। दोस्तों ये चौथी महिला, फोर्थ फीमेल सीएम है दिल्ली की, फोर्थ सीएम है, महिला सीएम है दिल्ली की, फोर्थ। कैसे कैसे? तो दोस्तों आपको पता होगा ये पहले नंबर पे कौन थी? शीला दीक्षित, दूसरे सुषमा स्वराज, तीसरे पर याद है आतिशी मारलेना, और चौथे नंबर पर रेखा गुप्ता। तो ये चौथी महिला, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो आपको अपडेट रखना होगा इसने पॉइंट्स यहां से। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया है। क्यों किया है? तो आपको पता होगा, एक रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट करने के लिए, ताकि कोई शिकायत करे तो ऑटो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते होंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है आईआईटी कानपुर के साथ, विल लॉन्च एन एआई बेस्ड यूनिफाइड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम टू इंश्योर फास्टर कंप्लेंट रिजोल्यूशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। ताकि हम कंप्लेन करें, हमें क्या हो कि हमें तुरंत फास्टर रिजोल्यूशन मिले, हमारा जो फास्टर कंप्लेंट रिजोल्यूशन मिले। अब आपने सोचा, आपने आपको सुना होगा, एक चीज याद रखना है क्या कि अभी आपने सुना होगा बेटा उत्तम नगर में बवाल हुआ था, याद है? उत्तम नगर में, ठीक है, लोगों ने इसको कटाक्ष भी मारा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल चीजों से समझना। उत्तम नगर में बवाल हुआ था, तो होली के दिन में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे दो गुटों में, दो समुदाय में। तो वो जब बवाल हुआ तो लोगों ने बोला, जब विपक्ष जो थी यहाँ पर आम आदमी पार्टी, उन्होंने बोला कि भाई भाई वहां पर जब कंप्लेन किया गया तो आपका कंप्लेन रिड्रेसल कहां पर था, जो आईआईटी दिल्ली के, आप आईआईटी कानपुर के साथ आपने स्टार्ट किया था, आपने तो यहाँ पे पैसा खर्च कर दिया। तो वो न्यूज हाईलाइट था। तो आप ये वाला न्यूज आपको हाईलाइट है, पता ही है। तो फास्टर कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। अगला पॉइंट दोस्तों, अच्छा एक चीज और हम बताना भूल गए। सबसे पहला जंजी पोस्ट ऑफिस, जंजी पोस्ट ऑफिस कहां पर ओपन हुआ है? जंजी पोस्ट ऑफिस, सबसे पहला जंजी पोस्ट ऑफिस। बेटा कोई जवाब देगा? ठीक है, जंजी पोस्ट ऑफिस, सबसे पहला जंजी पोस्ट ऑफिस कहां पर ओपन हुआ है? किसी को आइडिया है? फटाफट जवाब दो। इंडिया फर्स्ट जंजी पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, यानी कि कहां पर ओपन हुआ है? तो आपको याद ना, आईआईटी दिल्ली हौज खास इसी के कैंपस में ओपन हुआ है। आईआईटी दिल्ली के कैंपस में ओपन हुआ है, एग्जैक्टली। अब देखो, अब आपने आईआईटी, इतने सारे आईआईटी पढ़ लिए, पहला जंजी पोस्ट ऑफिस किसके कैंपस में ओपन हुआ है? आईआईटी दिल्ली में। पहला आर्टिफिशियल रेन कराने वाला आईआईटी, तो आईआईटी कानपुर। पहला आईआईटी जो यूएई में ओपन हुआ, तो आईआईटी कौन? आईआईटी दिल्ली। और आपका जो आईआईटी मद्रास था वो तंजानिया में ओपन किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। जंजी पोस्ट ऑफिस, जंजी। अगला पॉइंट दोस्तों, गवर्नमेंट रिटेन्स। अब देखो, आप लोग हमेशा बोलते रहते हो ना कि बाबू सर करंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे जो बैंकिंग से रिलेटेड हो। बाबू ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, जो आपके सामने दिख रहा है ये। अब इसको देखते चलना आपको अच्छे से, क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट रिटेन्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स स्कीम फॉर 8th स्ट्रेट क्वार्टर। जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कौन से, वो भी हम आपको नाम बताते हैं। इन सब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करता है बाबू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, ठीक है ना। कौन कौन से? आप अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, और आप ऐसे कह लो कि जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है ना, उन मैक्सिमम स्कीम्स को का जो रेट होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे आपके सामने, अभी आप यहां पे देख लो, द गवर्नमेंट हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। इसने चेंज ही नहीं किया गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं किया। कितने? 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, इनका इसने रेट ही नहीं चेंज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे सुकन्या समृद्धि के बारे में, बोलो हाँ या ना। आप जानते हो कि नहीं? आप सब लोग जानते होंगे ना, ठीक है। फॉर द मार्च क्वार्टर मार्किंग द 8th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, 8वां कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर का मतलब 8 क्वार्टर से, वो क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं है, ये क्वार्टर 3 महीने वाला है। 8 क्वार्टर से, ऐसे आतना है, 8 क्वार्टर से अनचेंज्ड रहा है, कोई भी रेट चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। 8-24 यानी कि 2 साल से गवर्नमेंट ने चेंज ही नहीं किए। समझना मेरी बात, 2 साल से गवर्नमेंट ने कोई रेट ही नहीं चेंज किया है। हाँ लोग अफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 12 कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना सब। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम, अब इसके ऊपर 4% रेट चली रहा है। ये आपको याद नहीं करना कितना परसेंट किसका कितना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आते हैं, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है ना, उसको अनचेंज रखा है गवर्नमेंट ने 8 क्वार्टर से लगातार। इस मार्च वाले क्वार्टर को भी अनचेंज रखा है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, यहां से भी अनचेंज रही है, ठीक है। क्वार्टर मतलब तिमाही, ऐसे आता है, तिमाही जो थी, तिमाही वाला, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते होंगे, ये आप समझ रहे हो, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके ऊपर 8.2% हम लोग कब से पढ़ रहे हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, याद है, सीबी वाले बच्चे होंगे तो वो जानते होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड 7.5%, ठीक है, 115 महीने में मैच्योर होता है पैसा, 2x होगा। ये सब मैंने लगा रखा है, पता है आपको। ये सब स्कीम आपको पढ़नी है, मैंने जब बैंकिंग नॉलेज फाइनेंशियल अवेयरनेस का किया है, तो ये सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%, एज इट इज चली रहा है वो लगातार 8 क्वार्टर से। तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई चेंज नहीं किया है।
नहीं, 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 आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट याद नहीं करना पड़ेगा। करंट न्यूज़ में होगा, वो आपको अपडेट रखना होगा। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च में यही रहने वाला है, अब नहीं चेंज होगा। अब अप्रैल के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट शायद चेंज करे या ना करे, वो भी हमको लग रहा है अनचेंज्ड ही रखेगी, यही रखेगी। हर 3 महीने पे गवर्नमेंट क्या करती है, रिव्यू करती है, समीक्षा करती है कि इसके रेट को क्या करना होगा, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। लेकिन जो बैंकों के एफडी और इन सब का जो रेट होता है, उसको कौन रिव्यू करता है? आरबीआई करता है, हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी में। अरे भाई, मैंने बोल दिया नहीं याद रखना है, तो काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है ना? अगला पॉइंट। अब आपको यहाँ पे देखो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो करंट डेटा तो आपको पता होना चाहिए। सुना, एटीएम numbers decline in financial year 25 as digitization rises. Bank branch network continues to expand. आरबीआई रिपोर्ट। ये तो अच्छी चीज है ना, ये तो अच्छा न्यूज है। आप समझना क्या अच्छा न्यूज है। ठीक है ना? तो याद रखना, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटलीकरण में वृद्धि और बैंक शाखा नेटवर्क के निरंतर विस्तार के कारण वित्त वर्ष 2025 में एटीएम की संख्या में गिरावट आई है। मतलब समझ रहे हो, जो एटीएम लग रहे थे ना बाबू, जैसे कि आपके गांव में 2 एटीएम थे, तो तीसरा एटीएम लगा ही नहीं, यानी जिस हिसाब से दूसरा लगा, पहला लगा, दूसरा लगा, उस हिसाब से उस स्पीड से तीसरा आया ही नहीं अभी तक। या हमारे यहाँ पर जहां जितने भी एटीएम थे, वो एटीएम चले नहीं, वो एटीएम इनफैक्ट 1-2 एटीएम बंद हो गए, एक्स्ट्रा कोई एटीएम नहीं लगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना, कि डिजिटलाइजेशन मतलब आप और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम और आप पैसे की बहुत ज्यादा कैश लेके कोई चल नहीं रहा है, हम और आप ऑनलाइन पे कर ले रहे हैं, यूपीआई कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां भी यूपीआई कर देते हैं, तो यानी किसी को बोलते हैं डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन राइजेस यानी कि बढ़ रहा है, जिसकी वजह और तो और बैंकों के ब्रांच नेटवर्क में वृद्धि हो रही है, यानी कि बैंक अपने ब्रांच ओपन करते जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, बैंक जितना ज्यादा ब्रांच ओपन करेगा उतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छी बात है, क्योंकि भाई बैंक ज्यादा ओपन होगा तो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो यानी हमारी और आपकी रिक्रूटमेंट चलती रहेगी। कहने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, यानी भर्तियां आती रहेंगी, रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, वैकेंसी आते रहेंगे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर कब से था? 1 अप्रैल 2025 ऐसे आता है, 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, ये हमारा क्या है, 2025 का फाइनेंशियल ईयर है। इतने साल, एक साल का, एक वित्तीय, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पर। उसमें ये डेटा लाया गया कि डेटा में ये बताया गया कि भाई डिजिटलीकरण ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग यूपीआई पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ रही लोगों को, एटीएम की संख्या घट रही है, इनफैक्ट बैंक ब्रांचेस के जो नेटवर्क है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप समझना। अब यहाँ पर डेटा है, अब डेटा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, पहले बता दें, ये डेटा कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये नॉलेज के लिए है, आपके अपडेट के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे ये चीज। हम बार बार बोल रहे हैं, सुनते चलना। अकॉर्डिंग टू आरबीआई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, द टोटल नंबर ऑफ एटीएम डिक्लाइन मतलब नीचे आया है मॉडरेटली टू 2,51,057 एज ऑफ मार्च 31, 2025। इतने एटीएम हुआ करते थे क्या मार्च 2025 में, मार्च 31, 2025 में इतने एटीएम हुआ करते थे। ठीक है ना, 2,51,057। ठीक है, एंड अब यहाँ पर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक रिड्यूस देयर एटीएम नेटवर्क विद प्राइवेट बैंक्स एटीएम फॉलिंग 77,117 एंड पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक्स एटीएम डिक्लाइनिंग 1,33,544 लार्जरली बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ साइट एटीएम्स। अब यहाँ पर ऑफ साइट एटीएम टर्म यूज किया गया। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं एटीएम का पूरा नाम, तो बेटा एटीएम का पूरा नाम क्या है? इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम लोग पहले एटीएम का नाम सुनते थे तो हम लोग कहते थे एटीएम एनी टाइम मनी है क्या? एनी टाइम मनी, कभी भी पैसा निकाल लो। गलत, इट्स फुल फॉर्म इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। अच्छा, एटीएम यहां पर एक टर्म यूज किया गया कि मैक्सिमम नंबर, लार्जर नंबर क्या हुआ कि उसमें डिक्लाइन किए गए हैं ऑफ साइट एटीएम का। ऑफ साइट एटीएम का मतलब समझ रहे हो बेटा? इसमें एक टाइप है ऑफ साइट एटीएम का, एक होता है ऑन साइट एटीएम। कौन सा एटीएम होता है? ऑन साइट एटीएम होता है, और एक होता है ऑफ साइट एटीएम। बस इसको समझना, बस आप लोग दोनों। ऑन साइट एटीएम का मतलब क्या होता है? ऐसा एटीएम जो बैंक के प्रेमाइसेस के अंदर हो। यानी क्या, मेरा ये बैंक है यहां पर और जस्ट मेरी बिल्डिंग ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर बैंक है, एक्सिस बैंक है, एक एग्जांपल, एसबीआई है, सेकंड फ्लोर पर है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जहां पर एंट्री होती है वहीं पर एटीएम है मेरा। तो ऐसा एटीएम, एसबीआई का ही एटीएम है, ऐसा एटीएम जो बैंक के प्रेमाइसेस के अंदर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन साइट एटीएम करते हैं। ऐसे एटीएम तो अभी चल रहे हैं मार्केट में, ऐसे एटीएम बंद नहीं हुए हैं। ऐसा एटीएम जो बैंक के प्रेमाइसेस के बाहर हो, कहने का मतलब क्या, एटीएम यहां पर है, इस बिल्डिंग में है जहां पर हम क्लास ले रहे हैं, इसी बिल्डिंग के नीचे में बैंक है, माफ कीजिएगा बैंक है, ठीक है ना। और इसका जो एटीएम होगा, सपोज दैट ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो एटीएम है वो यहां से आगे जाओगे चौराहे पर, चौराहे से राइट हो जाना, वहां पर एक एटीएम है। तो यानी कि ऐसे एटीएम को हम बोलते हैं ऑफ साइट एटीएम, यानी कि बैंक प्रेमाइसेस के बाहर। ऐसे लिख लीजिएगा, बैंक प्रेमाइसेस के बाहर, प्रेमाइसेस के बाहर रहने वाले एटीएम को क्या बोलते हैं हम? ऑफ साइट एटीएम। जैसे आपने भी गौर किया होगा, आप सड़कों पे जा रहे होंगे तो आप सड़क पर हो, आपके आसपास कोई बैंक नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ एटीएम दिख जाएंगे। ऐसे एटीएम को क्या बोलते हैं? ऑफ साइट एटीएम। तो सबसे ज्यादा कौन से एटीएम बंद हुए हैं इंडिया में? ऑफ साइट एटीएम। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कौन से एटीएम में डिक्लाइन किया गया है? तो ऑफ साइट एटीएम। हाँ, एटीएम वाले टॉपिक में होगा, डोंट वरी। अभी टाइप्स ऑफ एटीएम जब पढ़ाएंगे ना, उसमें ऑन साइट, ऑफ साइट, पिंक लेवल, व्हाइट लेवल, ब्राउन लेवल, सारे एटीएम पढ़ाएंगे। बस ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि ऑफ साइट एटीएम टर्म यूज किया गया था। तो ऑफ साइट एटीएम मैंने बताया जो बैंक के प्रेमाइसेस के बाहर हो, बैंक का ब्रांच है बट उसका एटीएम नहीं है, एटीएम को दूर पर है, वैसे एटीएम को ऑफ साइट एटीएम कहा जाता है। ऑफ साइट का नाम समझना, ऑन साइट, ऑफ साइट। ऑन मतलब जो बगल में जस्ट ऊपर नीचे है या फिर अगल बगल है, ऑफ मतलब थोड़ा सा हटके है, बात खत्म। ओके, याद रहेगा ना आप सभी को? डेटा याद नहीं करना, डेटा याद नहीं करना, याद रखना। अगला पॉइंट दोस्तों, इंडिया सक्सेसफुली, ध्यान सुनेगा, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट सैल्वो लॉन्च ऑफ इंडिजिनस प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। इंडिया ने दोस्तों उड़ीसा तट से स्वदेशी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रलय नाम क्या है? प्रलय, क्या नाम है? प्रलय। तो अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनमें से कौन सा मिसाइल इंडिया का है? ठीक है, आपका नाम दिया जाएगा हत्प। क्या नाम दिया जाएगा? हत्प, HATF। हत्प किसका है? हत्प पाकिस्तान का है, हत्प पाकिस्तान का है। फिर आपसे आता है नूरी। नूरी किसका है? नूरी, ठीक है, ये आपका ईरान का है। नूरी किसका है? ईरान का है। नूरी किसका है? ईरान का है, ठीक है। टीपू सुल्तान ये किसका है? ये पाकिस्तान का है। टीपू सुल्तान किसका है? पाकिस्तान का। हमारे यहाँ का क्या है? तो हमारे यहाँ का ऐसे आता पटना।
क्या याद रखना है? पटना, ठीक है। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, प्रलय, ये सब हमारे यहाँ के हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रह्मोस, एग्जैक्टली। पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, प्रलय, ब्रह्मोस, ये बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे नाम, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स हैं, छोटे मोटे बहुत सारे, अलग अलग रेंज है सबकी, तो इतना तो नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा रेंज है अब हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी का है तो वो है किसका? तो अग्नि, अग्नि 5 का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेंज, मारक क्षमता कितनी दूरी तक जाता है, तो वो है अग्नि का, अग्नि, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है? अभी प्रलय, प्रलय बैलेंस, नाम से ही समझ आ रहा है प्रलय, भैया प्रलय आ गया वही वाला। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल कहां से? तो जो भी हमारे यहाँ पर मिसाइल का टेस्ट फायर किया जाता है वो उड़ीसा कोस्ट से किया जाता है। कहां से? उड़ीसा कोस्ट, ये याद रखना है, ठीक है ना, उड़ीसा, ताकि वो ऐसा ज्योग्राफिकली ऐसा बना है, वो उस कोस्ट से टेस्ट फायर करते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं रास्ते में समुद्र के ऊपर ही, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल किसका है? इंडिया। किसने किया है? ठीक है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड अ सैल्वो लॉन्च ऑफ 2 इंडिजिनसली, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, इसका मतलब होता है स्वदेशी, स्वयं के देश में निर्मित, ठीक है ना, स्वदेशी डेवलप्ड प्रलय मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट एज पार्ट ऑफ यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स। ये हटा दो, मारो गोली, ये मुद्दे की बात है। प्रलय इज द सरफेस टू सरफेस, यानी कि ये जमीन है, ये धरातल है, यहां से अगर लॉन्चिंग हुआ तो ये ऐसे मारेगा, इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेगा, यानी कि सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सरफेस मतलब सतह, सरफेस टू सरफेस हिट करता है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा दूरी की नहीं है, 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज को मारता है ये। कितने से? तो ऐसे आतना 150 से 500 किलोमीटर के बीच में कोई सा भी टारगेट होगा हिट कर देगा, ठीक है। बट सरफेस टू सरफेस याद रखना, अगर उड़ के भी जाएगा तो ऐसे जाके ऐसे हिट करेगा वो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अगर ऊपर से कोई फाइटर जेट आ रहा है तो हिट करेगा, ऊपर से 3 किलोमीटर ऊपर तक जाके हिट करेगा, ऐसे नहीं, ये सरफेस टू सरफेस है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, 150 से 500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है इसकी। अरे जनवरी का है महाराज, जनवरी, 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 आदर्श जनवरी का है, ये शॉर्ट रेंज है, ओके। अगला पॉइंट फिर आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, आपको याद होगा, अगर आपने कहीं ना कहीं क्लासेस की होंगी, जब भी हम स्कीम कराते हैं तो बाबू आपको याद होगा, मैंने स्कीम में ये चीजें कराते हैं कि उस स्कीम को कितने साल कंप्लीट हुआ। जैसे अब अगर हम आपसे पूछे कि बच्चे प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल हुए, आपका आंसर आएगा कि मालिक 11 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने साल पूरे हो गए, तो आप बोलोगे सर इसको हो गए 10 साल पूरे हो गए। तो यानी कहने का मतलब क्या कि जो जिस ईयर में आया था उसको कितने साल पूरे हुए हैं, ठीक है। यहां पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसको कंप्लीट हो गए बाबू, कितने साल कंप्लीट हुए? 9 साल कंप्लीट हुए। अब पहले हम आपको बता दिए मातृ वंदन योजना करता क्या था, अब समझना, नाम से समझना, मातृ वंदन, मातृ पिता ऐसे बोलते हैं ना, तो मातृवंदन ऐसा स्कीम था कि ये महिलाओं, ऐसी महिलाएं जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर का मतलब ये होता है जो क्या करती हैं, अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं, दूध पिलाती है। जो बच्चा छोटा है, 1 साल का, 1 साल से छोटा है, 2 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी बच्चा हो गया है तो लैक्टेटिंग मदर है। तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए क्या होगा कि ऐसे केसेस में आपने देखा होगा मां को भी कमी आ जाती है और बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है, अगर उनको अच्छे से खान पान ना मिले तो। पहला आपके घर, सभी के घर में होता होगा, आपने देखा होगा। दूसरा केस क्या होता है कि ऐसी मां जो गर्भवती है, पेट में बच्चा है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी बाबू। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी? पैसे से सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर पेट में बच्चा है तो मां को प्रॉपर, आपने देखा होगा, सारा सप्लीमेंट लेना पड़ता है, चाहे आयरन हो, मैग्नीशियम हो, आप सब लोग जानते होंगे, देखा होगा घरों में, आसपास पड़ोस में या हॉस्पिटल्स वगैरह में हमेशा देखा होगा, वो चलता ही है। तो ऐसे केसेस यानी कुपोषण का शिकार ना हो, या बच्चा कुपोषण ना हो, या मां ना कुपोषण का शिकार बने, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। बाबू ये स्कीम कब लाया गया था? तो 1 जनवरी 2026 को इसके 9 साल पूरे हुए, यानी कि आपको सी बात है, ये स्कीम कब लाया गया होगा? 9 7 16 26 चल रहा है, यानी 2017 में। कब लाया गया था? 2017 में इस स्कीम को लाया गया था। अब समझना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना एक फ्लैगशिप मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। मैंने आपको बताया था ना, लैक्टेटिंग वो है जो फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, और प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला जो पेट में बच्चा है जिनके। हैज कंप्लीटेड 9 इयर्स हैविंग बीन लॉन्च्ड जनवरी 1, 2017। 1 जनवरी 2017 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 1 जनवरी 2026 को इसके कितने साल पूरे हो गए मेरे भाई? 9 साल कंप्लीट हुए। कितने साल? 9 इयर्स। आपको याद था। अब इसमें मिलता क्या था? आपके मन में क्यूरियोसिटी तो होगी ना, बाबू सर कैसे पैसा मिलता है? तो आपके गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, आप लोग थोड़ा बहुत गांव का टच होगा आपको, तो आपको एक चीज पता होगा बेटा, हमारे गांव में एक कार्यकर्ता होती है, आशा कार्यकर्ता। याद है नाम सुना है? आशा, आशा कार्यकर्ता। हम लोग क्या बोलते हैं? आशा कार्यकर्ता। आशा दीदी आई हैं, ऐसे बोलते हैं, आशा दीदी आ रही हैं गांव में, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका डिटेल वगैरह सब कुछ लेके जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है, अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बेनिफिशियरीज रिसीव 5000 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड 7000 फॉर द सेकंड गर्ल चाइल्ड। आप समझना मेरी बात, गवर्नमेंट यहाँ पे 2 बच्चों के लिए देती है, बट क्या कंडीशन है, लड़के बेचारे यहाँ भी पीटे जाते हैं। सुना, अगर पहला बच्चा, ठीक है, पहला बच्चा कोई सा भी हो, बेटा या बेटी कुछ भी हो, तो उनको कितना मिलेगा? 5000 रुपए। किसको? जो गर्भवती महिला है, उनको 5000 रुपए दिए जाएंगे। अगर दूसरा बच्चा, अगर बेटा हुआ तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला। अगर बेटी हुई, बाल बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अगर बेटी हुई तो वहां पर कितना मिलेगा? 6000 रुपए मिलेगा। कितना? 6000 रुपीज मिलेगा। हाँ, तो दूसरे केस में दूसरा बच्चा जो होगा वो बच्ची ही होनी चाहिए, वो लड़की ही होनी चाहिए। पहले केस में क्या होगा, कोई सा भी बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, 5000 फिक्स है, लेकिन दूसरे केस में बेटी ही होनी चाहिए, तभी 6000 रुपए मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है 2 बच्चों तक के हम पैसा देंगे आपको, ठीक है, 2 बच्चों तक हम पैसा देंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पर हम पूरी कहानी समझा दे रहे हैं, अलग से होगा बेटा मेरी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 इज प्रोवाइडेड ऑन प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन। जब आप पहले केस में मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जब गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी में 3000 रुपए मिल जाते हैं, और उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 2000 रुपए है वो बच्चा जब जन्म लेता है तब मिलता है।
ठीक है ना, ये याद रखना है। और ये इसमें आपका ये हमारी गवर्नमेंट का वो है, ताकि गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि 3,000 रुपए इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप जांच करा सको, कुछ खाओ पियो। देखो 3,000 में तो कुछ नहीं होने वाला आज के टाइम पर, बट गवर्नमेंट जितना अपने इनसे कर सकती है उतना करती है, ठीक है ना। तो ये याद रखनी, गवर्नमेंट क्यों पैसा नहीं देगी बेटा, स्नेहा क्यों नहीं। आपने आप देखे होंगे गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहले याद है, अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट गाँव में हॉस्पिटल क्यों लगवा रही है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट क्यों करवा रही है, आशा कार्यकर्ताओं को क्यों भेज रही है। क्यों, क्योंकि होता क्या था ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रिमोट एरियाज है जहां पर हॉस्पिटल्स भी नहीं है ढंग से, ठीक है ना। वहां पर उनको जब बच्चे की डिलीवरी होती थी, उस केस में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलवाए, कुछ लोग क्या होते हैं घर पे डिलीवरी करवाते थे, उसकी वजह से बच्चा और बच्चा, मां और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती थी, ठीक है, या किसी एक की डेथ होती थी। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, जांच करवाओ, और आवश्यकता हो तो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ, पैसा बचाने के चक्कर में क्यों लगे हो। तो इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजें हैं यार, नहीं समझते, नहीं समझते एग्जैक्टली। अच्छा अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को मूव करते हैं। गोवा टू गेट थर्ड डिस्ट्रिक्ट नेम कुशावती। क्या है कुशावती। दरअसल दोस्तों आपको याद रखना है नॉर्थ गोवा, देखो नॉर्थ गोवा साउथ गोवा ये दो हो गए। हाँ एग्जैक्टली हर्षदा, स्कीम्स आर मेनली लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड किसके लिए, टू द पुअर एंड रूरल पीपल। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स स्कीम्स योजनाएं इसीलिए लाई जाती है हमारी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारे हित के लिए काम करता है, हमारे लिए काम करता है। जो कह सकते हैं हमारे राजा पहले थे, वैसे तो राजा महाराजा वाली कॉन्सेप्ट है नहीं, बट गवर्नमेंट जो है, जो भी सरकार है वो हमारे हित के लिए, हमारी चीजों के लिए, चाहे कोई सा भी स्कीम लाए, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, वो लोगों के हित के लिए ही होता है, जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाहर इधर देखो दोस्तों, गोवा में पहले दो ही जिले थे, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। आप में से कोई गए होंगे तो जानते होंगे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अभी तीसरा डिस्ट्रिक्ट बना है, क्रिएट हुआ है कुशावती। कुशावती जानते हो किसके नाम पर पड़ा है बाबू, कुशावती एक रिवर है, कुशावती एक रिवर है, उसी रिवर के नाम पर गोवा का इस नए डिस्ट्रिक्ट का नाम बना। पहले साउथ गोवा बहुत बड़ा हुआ करता था, साउथ गोवा को ठीक है यहां से अलग कर दिया इन्होंने और काट के एक नया जिला बना दिया कुशावती, यानी कि नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती, ठीक है। किसने, गोवा। गोवा को सबसे लास्ट में आजादी मिली थी हमारे देश में, ठीक है, गोवा को सबसे लास्ट में आजादी मिली थी हमारे देश में, जो 30 मई 1987 में, ऐसे आंकना है, ठीक है। ये नया फॉर्मेशन हुआ था 87 में इसको, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, पणजी, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, और पशुपति अशोक गजपति राजू। यहाँ पर क्या है, ये गवर्नर है गोवा के, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। हाँ हाँ दिनेश, ये जनवरी के करंट अफेयर्स है, जी हाँ। गोवा आप सभी को पता होगा, कुशावती नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है। अगला पॉइंट, एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने एक नया लोगो लॉन्च किया है, एक मैस्कट लॉन्च किया है टू प्रमोट डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। उसका नाम क्या है, इन्होंने सांख्यिकी नाम का एक मैस्कट लॉन्च किया है, सांख्यिकी, इसका नाम क्या है, सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी नाम का एक मैस्कट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ठीक है। आप ऐसे समझना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अनवील अ न्यू लोगो एंड मैस्कट टू मॉडर्नाइज इट्स इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी। यानी कि ऐसे समझना, सौ सीधी एक बात, एमओएसपीआई, एसपीआई यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने एक लोगो लॉन्च किया है, जिस लोगो का नाम क्या है, सांख्यिकी। क्या है, सांख्यिकी, क्या बोलते हैं इसको, कैसे, हाँ सांख्यिकी, ऐसे लिखते हैं सांख्यिकी, ठीक है। हिंदी की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, सांख्यिकी। तो ऐसे याद रखना, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, नया लोगो जिसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है, हाँ सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसको इंग्लिश में ही बोलते हैं स्टैट, क्या बोलते हैं, स्टैट। अगला पॉइंट दोस्तों, 18 ईयर ओल्ड काम्या कार्तिकेयन बिकम यंगेस्ट इंडियन टू स्काई टू द साउथ पोल। साउथ पोल पर स्काइंग करने वाली सबसे 18 साल की, सबसे यानी 18 इयर्स ओल्ड, मात्र 18 साल की काम्या कार्तिकेयन बन गई। भारत से है ये काम्या कार्तिकेयन, क्या नाम है, काम्या कार्तिकेयन बिकम यंगेस्ट इंडियन टू स्काई टू द साउथ पोल, कहते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो भाई साउथ पोल पर स्काई करने वाली सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की कौन बनी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 18 बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड सेकंड यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्काइंग टू द साउथ पोल। स्काई मतलब समझ रहे हो, जो पैर में लंबे से स्टिक लगा के स्काई करती है वो, ठीक है। तो याद रखना है, यहां पर इसको स्कीइंग बोलते हैं ना, स्कीइंग। तो और 115 किलोमीटर का एक्सपीडिशन था इनका, और -30 डिग्री टेंपरेचर में। तो आप ये देख लेना, स्कीइंग इसको क्या बोलते हैं, स्कीइंग, स्काइंग, स्कीइंग, स्काइंग मतलब नॉट स्काइंग, एक्चुअली स्कीइंग बोलते हैं ना उसको, स्कीइंग होगा, स्कीइंग जो भी पढ़ लो यार, हटाओ स्कीइंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यहां पर होगा तो इशू होगा, प्रोनाउंसिएशन मैनेज कर लेना। अगला पॉइंट, तो तरुण गर्ग दोस्तों, तरुण गर्ग को अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसको, तरुण गर्ग को, एमडी एंड सीईओ ऑफ किसका, Hyundai मोटर्स का, ठीक है ना, Hyundai मोटर्स का। Hyundai मोटर्स आपने जानते होंगे, ऐसे लिखा होता है HMIL, HMIL, HMIL का Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड। इंडिया में Hyundai दरअसल कहां की कंपनी है, एनीवन, Hyundai कहां की कंपनी है, जैसे हम लोग बोलते हैं नोकिया, नोकिया फिनलैंड की है। सैमसंग कहां की है, तो साउथ कोरिया की है। तो Hyundai किस कंट्री की है, एनीवन यार, सब लोग बोलो जापान की, श्योर Hyundai जापान की है, तो क्या मार रहे हो, Hyundai कहां की कंपनी है, अरे महाराज साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की है Hyundai, साउथ कोरिया की है, चाइना नहीं है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया की है, हाँ ठीक है ना, Hyundai, ठीक है। तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के क्या बनाए गए, बिकम फर्स्ट इंडियन, कौन, एमडी एंड सीईओ, पहले भारतीय हैं जो एमडी एंड सीईओ बने हैं Hyundai मोटर्स के। क्या नाम इनका, तरुण गर्ग। तो आपको याद, आप Hyundai की बात करें तो इट इज द इंडियन सब्सिडियरी ऑफ साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, नाम भी लिखा है Hyundai मोटर्स कंपनी। फाउंड हुआ था 6 मई 1996 में, हेडक्वार्टर कहां पर इसका, गुरुग्राम हरियाणा में। किसका, किसका, इंडिया लिमिटेड, Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। एक्चुअली कंपनी कहां की है, साउथ कोरिया की कंपनी है। कहां की है, साउथ कोरिया की कंपनी। अगला पॉइंट, आप यहां पे देख सकते होंगे 29 ईयर हिस्ट्री में पहले भारतीय हैं जो एमडी एंड सीईओ बनाए गए Hyundai इंडिया मोटर्स लिमिटेड के, ठीक है ना। अगला पॉइंट दोस्तों, पंजाब ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सेहत योजना, 15 जनवरी को से मुख्यमंत्री सेहत योजना। कौन है सीएम यहाँ के, भगवंत मान, आप देख सकते हो यहाँ पर भगवंत मान, भगवंत मान, ठीक है। कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, ठीक है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया,
चंडीगढ़ भगवंत सी कैपिटल है इसकी, और दोस्तों मुख्यमंत्री है भगवंत मान, गवर्नर कौन है गुलाबचंद कटारिया। इन्होंने क्या किया है लॉन्च, मुख्यमंत्री सेहत योजना लॉन्च किया है। पंजाब टू लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑन January 15, 2026, ऑफरिंग फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिली फॉर 65 फैमिलीज इन द स्टेट। 65 ऐसे आता है 65 लाख फैमिलीज है, ठीक है, 65 लाख फैमिलीज है राज्य में, उनको उन सभी फैमिली को, जितनी फैमिली को 65 लाख फैमिली है तो 65 लाख लोगों को, फैमिलियों को 10 लाख पर फैमिली बीमा दिया जाएगा। एक फैमिली में 3 लोग हैं उनको भी 10 लाख मिलेगा, एक फैमिली में अगर 1 लोग है तो उनको भी 10 लाख, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो उनको भी 10 लाख। तो पर फैमिली के हिसाब से दिया जा रहा है, याद रखना। जैसे आयुष्मान भारत है, पर फैमिली 5 लाख रुपए, याद है ना आयुष्मान भारत में, जैसे आयुष्मान भारत पूरे देश में लाया गया वैसे मुख्यमंत्री सेहत योजना लाया गया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री सेहत योजना जिसमें प्रत्येक फैमिली को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई, इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों वो है पंजाब राज्य। मुख्यमंत्री सेहत योजना, क्या नाम है? मुख्यमंत्री सेहत योजना। अगला पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स 41,100 करोड़ लोन इन प्रिंसिपल्स फॉर फेज 1 ऑफ तेलंगाना's मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तेलंगाना ठीक है किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी रिवर। तो ये आपको याद रखना, मूसी रिवर। मूसी रिवर कहां से है? तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद ऐसे आता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक्चुअली लाइट जलता है तो आंखों में लगता है बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, ठीक है। तो ये मूसी रिवर ऐसे आता है, तेलंगाना किस हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी रिवर के किनारे, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, 4100 करोड़ रुपए का फेज 1, ये फेज 1 का है। फेज 1 के लिए पैसा दिया किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब यार यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी फेज 1 में, ठीक है, $500 मिलियन लोन टू द तेलंगाना गवर्नमेंट। ये फेज 1 में आपका ये पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल है, 4100 करोड़ का है, फेज 1 के लिए पैसा दे रहे हैं मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एडीबी के बारे में। इनफैक्ट वैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो आप देखते चलो। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में आया था, 69 कंट्री इसकी मेंबर है, और लेटेस्ट कंट्री मेंबर कौन है? इजराइल। आपसे पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल मेंबर कंट्रियां कितनी है, तो आपको याद है 69 कंट्रियां मेंबर है। कितनी कंट्रियां हैं? 69। सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है? तो लेटेस्ट मेंबर है इजराइल। सबसे लेटेस्ट कौन है? इजराइल इसमें शामिल हुआ, जिसको इजराइल पढ़ते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, कहीं कहीं ऐसे याद लिखा होता है मंडालियोंग मनीला, मेट्रो मनीला। बस आपको याद है मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान समय में? चीफ कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम याद रखना है मसातो कांडा। क्या नाम है इनका? नाम मसातो कांडा। मसातो कांडा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। 5 क्लास हो गए दिनेश, 5 क्लास तो लगेगा कम से कम, 5 क्लासेस, तभी तो आपको समझ में आएगा। अब अगर हम ऊपर ऊपर ही आपको बस टॉपिक ही पढ़ाना था तो हम तो 25-30 आर्टिकल से खत्म कर देते आज ही, लेकिन समझा जानबूझ के बता रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? ये सारी चीजें क्लियर है आपकी बाबू? हाँ या ना, यस और नो बताओ। ये सारी चीजें क्लियर है? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही ना, क्योंकि हम जानबूझ के आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपसे बहुत नॉर्मल होके, क्योंकि अभी कोई देखो, अभी बच्चे अभी एग्जाम नहीं लगे, क्योंकि मेरा टारगेट एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बता रहे हैं। आपका आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम तक ये तो हो जाएगा आपका, जो यहां तक आपका जब आपका एग्जाम होगा जितने महीने का होगा उतना तो करवा देंगे हम, कोई लोड नहीं। लेकिन हम जब आराम से, हमारे पास टाइम है तो हम आराम से पढ़े ना। हाँ एग्जैक्टली, हाँ जी हाँ मनीष, एनोटेशन के साथ देंगे हम आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, क्लियर है यार, याद रहेगा ना। चलो अगला पॉइंट, तो आपको याद रहेगा मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किसने पैसा दिया? एडीबी। कहां है मूसी? कहां? मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो आपको याद रहेगा हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तेलंगाना में। चलो अगला पॉइंट। अरे राम सर स्केल 3 है, बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है आपके पास, आपको एकदम तैयार कर देंगे पक्का, प्रॉमिस। जून तक आपका पूरा फाइनेंशियल और बैंकिंग कंप्लीट करवा देंगे सर हम आपकी, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, बुल्गारिया ऑफिशियली ज्वाइन यूरो जोन, अडॉप्ट यूरो एज नेशनल करेंसी। याद है जनवरी मंथ का जब एमसीक्यूज करवाए थे तो आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों बुल्गारिया ऑफिशियली ज्वाइंस यूरो जोन, ठीक है, अडॉप्ट यूरो एज नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी यानी कहने का मतलब क्या बाबू, कि पहले बुल्गारिया के बारे में जान जाओ। बुल्गारिया की कैपिटल क्या होता है? क्या है? सोफिया इसकी कैपिटल है। क्या है? सोफिया। और इसकी करेंसी क्या हुआ करती थी? लेव, ठीक है। लेव इज द करेंसी ऑफ बुल्गारिया। अब लेव करेंसी छोड़ दिया इसने, अब इसने करेंसी क्या फॉलो कर लिया अपना बुल्गारिया ने? यूरो। क्या फॉलो कर लिया? यूरो फॉलो कर लिया। ये यूरो, ये बुल्गारिया की करेंसी है। तो बुल्गारिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया यूरो जोन को, यूरो एज अ नेशनल करेंसी। उसका राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो गया? यूरो, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो पूरा का पूरा, बुल्गारिया ऑफिशियली ज्वाइन द यूरो जोन 1 January 2026, adopting the euro as its official currency, replacing Bulgarian lev after a long transition process। एक लंबे प्रोसेस के बाद लेव से क्या आ गया है? किस पर आ गया है? यूरो पर आ गया है। कौन? बुल्गारिया। अब इसी के साथ बुल्गारिया इसको ज्वाइन करने वाला कितने नंबर का कंट्री बन गया है? 21st नंबर की कंट्री बन गई है। यूरो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुल्गारिया यूरो जोन को ज्वाइन करने वाली कितने नंबर की कंट्री बन गई है? 21st नंबर की कंट्री हो गई है, 21वें नंबर की कंट्री हो गई है बुल्गारिया। वेरी गुड, क्या बात है, गुड यार, सबको याद रखना है, नंबरिंग याद रखना बाबू आप सब लोग। अगला पॉइंट, इंडिया लूजेस 166 टाइगर्स इन 2025, मध्य प्रदेश रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डेथ। अब आप सोचो, जिस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर होगा, मृत्यु भी तो उसी का ज्यादा होगा, यानी कि डेथ रेट भी तो उसी में ज्यादा होगा। तो ये तो आपके सामने तो समझ में आ रहा है ये लाइन। लेकिन इंडिया जहां पर टाइगर सेव टाइगर का कैंपेन मुहिम चलाई जा रही है, वहां पर 166 टाइगर्स की मृत्यु हो गई। अब ये डेटा आया है कि कुछ टाइगर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ टाइगर को कोई ना कोई बीमारी हुई है, इक्का दुक्का टाइगर ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा रहे हैं, यानी कि किसी गांव में घुस गए या कहीं पर घुस गए, गांव वालों ने मार दिया, ठीक है, ऐसे वाला। कुछ लोग शिकार भी हो रहे हैं कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह, ठीक है। तो ऐसे आपको याद था, टोटल 166 टाइगर 2025 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और 44 मोर देन 2024, यानी कि 40 नंबर ज्यादा, यानी कि 40 इसमें ज्यादा है। पहले 126 हुआ करता था, 2024 का जो डेटा था वो 126 मृत्यु का था, 2025 में 166 मृत्यु हो गए, ठीक है। एंड ये डेटा दिया किसने है? एनटीसीए ने, जो डेडिकेटेड इसी के लिए काम करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग थ्रेट टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन। ये बहुत
घातक है कि अगर ऐसे मृत्यु हो रहा तो 2026 में यहाँ 166 वहां पर 270 हो जाएगा, जस्ट 100। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा, अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, इंडिया में अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, इतने क्षेत्र में कितने टाइगर है, ऐसा कि इतने वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितने टाइगर हैं, 5 या 2 या 3, ये डेंसिटी बताता है, घनत्व बताता है एरिया के हिसाब से। तो उसमें भी नंबर 1 पर अपना कौन है? इंडिया ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क इसमें टॉप पर है, सबसे ज्यादा कम डेंसिटी में ज्यादा टाइगर होने के मामले में, ठीक है ना। बड़ा वो डेटा भी है, बस सकते हमारे यहाँ हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर इंडिया में ही है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद ऐसे का डेटा आएगा कि उनकी उनकी डेथ हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है हर साल 150 200, तो एक टाइम के बाद 1000 1500 बचे हुए थे, और उससे भी कम हो जाएंगे फिर धीरे से। तो ये कहीं ना कहीं मैटर करता है, इसलिए और ज्यादा खतरनाक है ये। आप देखो अभी स्टेट वाइज है, मध्य प्रदेश अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ, 55 टाइगर मरे हैं एमपी में। ये डेटा याद नहीं करना, बस आपको समझने के लिए करंट अफेयर्स का न्यूज़। फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, 38 महाराष्ट्र में है, केरला में 13 है, यानी पेरियार टाइगर रिजर्व, मैंने बताया ना पेरियार टाइगर रिजर्व। असम में 12 है, 31 ऑफ द डिसीज टाइगर वेयर कब्स, जो बच्चे हैं वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे मतलब बच्चों में वो डेथ रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनका सर्वाइविंग वाला इशू होता है। बहरहाल ये जो भी है सबसे ज्यादा कहां का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है डेटा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स क्लियर है आपके? हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स ग्रामीण स्नेहा शासन गिर जो है, वो गिर वाला एरिया जो है, वो तो बहुत फेमस है। रात-रात में वहाँ पे न्यूज़ आते हैं, गाय भैंस को खा लिया या फिर ऐसे घूमते रहते हैं घरों में, क्योंकि भाई उनका उनका हैबिटेट खराब हो गया ना। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर वो घूमेंगे जहाँ पे खाना-पीना उनको मिल रहा है। एनीवे आते हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको यार? ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है ना? पार्ट 1 कंप्लीटेड। आपको एक चीज याद रखना, ये 7 जैन तक का है, 7 जनवरी तक का कंप्लीट करवाया मैंने, 7 जैन तक का। अब इसके आगे में फिर से 7 या 8 दिन का और लेके आएंगे, ऐसे आपके 4 या 5 क्लासेस आएंगे, ठीक है ना। नोट्स कैसे बनाए शुभदीप? आप नोट्स, अब जब सपोज है आपको क्या करना होगा, आप ऐसे करना बेटा कि अब इसमें इसी वाला न्यूज़ को है, इसी न्यूज़ को आप पकड़ लो, जैसे क्या, ठीक है? या फिर किसी कोई सा भी जो आपको लगे, जैसे ये वाला न्यूज़ है, ये आपका छोटा न्यूज़ आप आसानी से बना सकते हो। ऐसे समझना, बुल्गारिया बुल्गारिया है तो बुल्गारिया को आप ऐसे लिख लो कि पहले ये वाला लाइन तो लिखना पड़ेगा, बुल्गारिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया यूरोज़ोन को। ये आपका हेडलाइन रहेगा, उसके नीचे में आप बना के लिखना 21st कंट्री, शॉर्ट में लिखना सारा कुछ, पूरा लिखना नहीं, 21st कंट्री हुआ, बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? तो सोफिया, सोफिया एंड पुराना करेंसी लिख लेना, पुराना करेंसी लेव, ठीक है। और टोटल अब किसमें, अब नेशनल करेंसी इसका क्या हो गया है, ठीक है, यूरो। तो ऐसे बस इतना, बस छोटे-छोटे शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं आपको। हेडलाइन जो है उसको भी शॉर्ट कर लेना, ये नहीं कि पूरा का पूरा बुल्गारिया ऑफिशियली जॉइन्स यूरोज़ोन, इसको ऐसे बना लो, नीचे में करके 2-3 लाइन ऐसे लिख लो, जो-जो आपको लग रहा है कि यहाँ-यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप नोट्स देखो। पूरा नोट्स बनाने लगोगे बोर हो जाओगे, आपको तो पूरा लिखना पड़ जाएगा न्यूज़पेपर की तरह। नहीं, लिखना नहीं है, अभी हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को निकाल लेना। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एडीबी रहा, एडीबी के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया, वो वाला पॉइंटर लिख लेना। एडीबी 4100 करोड़ रुपए दिया, किसको? तो मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तेलंगाना के, उसके लिए लगा लो। तो ये चीजें क्या होगा, ये आपका शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, तभी आपको हेल्प हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके।